नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। बद्रीनाथ धाम में मार्च से मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्य फिर शुरू किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के कारण अभी काम रोका गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों को लेकर प्रगति समीक्षा बैठक ली है। बैठक में लोक निर्माण विभाग PIU के अधिकारियों ने जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीनाथ धाम में बर्फ कम होने के बाद मार्च शुरू से ही तेजी के साथ मास्टर प्लान के कार्य दोबारा से शुरू किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने PIU के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बद्रीनाथ धाम में बर्फ पिघलने के बाद युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाए और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया जाए। साथ ही PIU और जल संस्थान को यात्रा सीजन से पहले क्षतिग्रस्त सीवर और पेयजल लाइन को ठीक करने के लिए भी आंगन तैयार करते हुए अभी से आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने को कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 महीने पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव का दौरा किया था, जिसमें सीएम ने सारकोट को आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया था। सीएम की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सारकोट गांव को सीएम आदर्श ग्राम बनाने में जुट गया है। बता दें कि उरेड़ा विभाग ने सीएम आदर्श गांव सारकोट के सभी प्रमुख स्थानों पर 10 सोलर लाइट लगाई है। वहीं DM संदीप तिवारी ने भी नियमित रूप से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। झरवेड़ा के हरझौली झोझा गांव में पुलिस ने चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर करना और उन्हें जागरूक करना था। पुलिस अधिकारियों ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह भी दी गई है। वहीं नशा मुक्त शहर नशा मुक्त गांव अभियान के तहत उपस्थित लोगों को नशा न करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है और नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। बता दें कि कांग्रेस के वचन पत्र में पर्यावरण की सुरक्षा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का दावा किया गया है। वचन पत्र में दावा है कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। नए पार्किंग बनाने, हाउस टैक्स की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में CWC सदस्य गुरदेव सिंह सप्पल और उत्तराखंड सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने यह वचन पत्र जारी किया। जहां एक तरफ प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को होना है, वहीं कांग्रेस ने महज 2 दिन पहले अपना वचन पत्र जारी किया है। उत्तराखंड के बेटे और शूटिंग पैरालंपिक टीम के कोच सुभाष राणा ने देहरादून पहुंचने पर मीडिया से बातचीत की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर उनका आभार प्रकट किया है। बता दें कि हाल ही में सुभाष राणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा था। यह अवार्ड उन्हें खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। तो वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी सुभाष राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य और प्राथमिकता देश के पैरा खिलाड़ियों को सम्मान दिलाना और उनके लिए बेहतर मंच देना है। अभी तक तो जो पलायन होता था पहाड़ का देहरादून तक सीमित नहीं था, दिल्ली बॉम्बे जाता था। अब कम से कम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये पलायन देहरादून या हरिद्वार या रुद्रपुर नैनीताल तक थोड़ा सीमित हो गया। तो अब ये इसके बाद सरकार को यही करना चाहिए, छोटे छोटे मिनी स्टेडियम अलग अलग जिले में जाके बने, चाहे एथलेटिक्स को, शूटिंग के रेंजेस हों, इस तरीके से बनेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर क्रिएट होंगी खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से तो डेफिनेटली पलायन होगा। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को ऑल द बेस्ट बोलते हुए कहा कि 100% फोकस
करने की यहाँ पर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपने मन को शांत कर प्रदर्शन करें और बहुत सारा अनुभव लेकर आए, जिससे आपको अपने आने वाले खेलों में मदद मिले। नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, उनमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अपना 100% फोकस करके, अपने मन को शांत करके परफॉर्मेंस दे और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपके आने वाले अगले वाले गेम्स में आपको हेल्प मिले। ऑल दी बेस्ट, अच्छा करो। खबर नैनीताल से है, जहां मटियाली बैंड के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने जिला पुलिस फायर सर्विस संग मिलकर संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि 19 जनवरी 2025 की देर रात आपदा प्रबंधन नैनीताल से एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी। नैनीताल से एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल के लिए रवाना हुए। बता दें कि उक्त मोटरसाइकिल हल्द्वानी से नैनीताल जा रही थी, जो आम पड़ाव हल्द्वानी रोड की तरफ मटियाली बैंड के पास अनियंत्रित होकर पुल से नीचे खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, जो गंभीर अवस्था में पाए गए थे। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी कैबिनेट पर आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही है। बता दें कि यूसीसी नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि यह सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की जेब में है। उन्होंने कहा कि यूसीसी राज्य का विषय नहीं है, बावजूद इसके राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इस मुद्दे पे भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है। ये केंद्रीय सूची का सब्जेक्ट है, समीवर्ती सूची का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सूची का सब्जेक्ट नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और इससे जानबूझकर वो भी, जिस तरह माननीय सप्पल साहब ने कहा, सवाल है वो नगर निगम के चुनाव का सवाल नहीं है। हमारा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का उल्लंघन किया है और उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन किया जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी निकायों के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि निकायों के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है और इन कामों को जो वचन कांग्रेस ने दिया है, इनको पूरा किया जाएगा। पहले अगर हम देहरादून की बात करें तो मैं 2 दिन से देहरादून में जो मिला लोगों से, और क्योंकि मेरा अपना शहर है तो एक बात मैं एक शेर में बात कह सकता हूँ, मैं अकेला ही चलाता जाने दे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां चलता गया। आज यहाँ के मेयर की बात करेंगे तो आम पब्लिक ये कह रही है कि कांग्रेस ये चुनाव जीतने जा रही है। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे नगर निगम हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार रुकने वाला है, तो वहीं सभी पार्टी के लोग जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि 16 कोई सिडकुल, जो कि पहली बार
नगर पंचायत अस्तित्व में आया है, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी काफी अच्छे मतों से सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी कोई काम नहीं करा सकते। जनता पार्टी के बाद बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की। जनता के जिसमें मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे, लेकिन हम मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद भी कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता है उस काम में उसको लगाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं भी आज सेलाकुई में आया हूं और हमारे कार्यकर्ता चुनाव को बहुत एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि प्रभावी रूप से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। हर चुनाव को उसी ढंग से लड़ते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव, पालिका का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा को। पद्धति एक है, पद्धति के आधार पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी हो इस दिशा में लोग काम करते हैं। सर, जैसे कि आपके प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है, इसके बावजूद जो है वीआईपी मूवमेंट लगातार जो है मूवमेंट है, इसके बाद वीआईपी मूवमेंट नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता किस लगन से नीचे काम कर रहा है। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत सुरक्षा को देखते हुए पुलिस द्वारा हरबरपुर विकासनगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं कोतवाल विकासनगर राजेश शाह के द्वारा बताया गया कि 21 तारीख की शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए अति संवेदनशील स्थान पर पुलिस बल तैनात भी रहेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको जो नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन होने वाले हैं उसी के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया था। थाना क्षेत्र में हरबरपुर और विकासनगर में यह फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों से अपील की गई वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें और ऐसे तत्व जो किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ऋषिकेश नगर निगम की इस विशाल चुनावी सभा में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और इसी ऋषिकेश में पले बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी जिनको मैंने सच में आज पहली बार बोलते हुए सुना है, मेरे सामने पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा अवसर कभी आया नहीं। सच में इनके मन में बहुत सरलता है, कोई छिपावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं है, बहुत सरल व्यवहार है। और इन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। भाई शंभू पासवान जी, चुनाव प्रभारी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री धाम सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग दीदी कुसुम कंडवाल जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती अनिता मनगई जी, संजय शास्त्री जी चुनाव संयोजक, सुनीत पवार जी मंडल अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष, कविता शाह जी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, सतीश सिंह जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, सुरेंद्र मोगा जी, संदीप गुप्ता जी, इंद्रमोहन गोरवानी जी, सुनीता भंडारी जी, कार्यक्रम संचालक दिनेश सती जी, दीपक धमीजा जी, गौतम जी, महामंत्री गौरव जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और हमारे सभासद के सभी प्रत्याशी और इस सभा में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे इस नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, युवा साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो योग एवं आध्यात्मिक नगरी के आप सभी को मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि ऋषि मुनियों की इस पवित्र तपोस्थली में आप सबके बीच में इस चुनावी सभा में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और इस पवित्र भूमि की जो आध्यात्मिक आभा है, आप सभी के उत्साह से सच में मैं आज प्रातःकाल से ये चौथी मेरी सभा है। मैं पहली सभा आज सवेरे 9 बजे हमने कैबिनेट की बैठक करी, प्रेमचंद अग्रवाल जी भी उसमें थोड़ा विलंब से पहुंचे। उसके बाद मैं श्रीनगर गया, श्रीनगर के बाद मैं उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी में रोड शो भी था, जनसभा भी थी, श्रीनगर में भी रोड शो था और उसके बाद में मसूरी, और मसूरी के बाद आप सबके बीच में हूं। इसके बाद अभी 3 कार्यक्रम और बचे हुए हैं। लेकिन आप सबके उत्साह को देखकर मैं अपनी मातृशक्ति, जो मुझे लगता है यहां पर 70% से ज्यादा है टोटल में, आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं चौथी सभा में हूं। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हुआ है, मुझे लग रहा है मैं प्रातःकाल की 9 बजे वाली सभा को प्रारंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में ऋषिकेश महापौर के प्रत्याशी भाई शंभू पासवान जी और हमारे विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कमल के फूल वाले, उन सब के लिए आपका मत, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा, ऋषिकेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने बड़ा समर्थन ऋषिकेश क्षेत्र से दिया है और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जीतने वाली सीटों में से एक सीट पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ऋषिकेश रही है। उसका कारण आप सब लोग रहे हैं और 23 तारीख को आप सब मेयर शंभू पासवान जी को और जो हमारे निगम के पार्षद हैं, उन सभी को जिताकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार लगाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, गंगा मैया की गोद में बसा हुआ ये पवित्र क्षेत्र न केवल 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिकता का भी एक ये वैश्विक केंद्र भी है। आज पूरी दुनिया के अंदर योग नगरी के रूप में अगर किसी का नाम आता है, गंगा नगरी के रूप में किसी का नाम आता है, तो हमारे इस पवित्र स्थान ऋषिकेश का नाम आता है। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र केवल देवभूमि का ही नहीं, बल्कि भारत की पहचान का क्षेत्र है और भारत की संस्कृति का एक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है। भाइयों बहनों, इसलिए इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, हर तरह से। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के अंदर अनेक ऐतिहासिक कार्य कर रही है और हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस विकल्प रही संकल्प को लेकर आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां एक और शहरों में भी हम विकास कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक, आज सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, हवाई कनेक्टिविटी बनानी हो, उन सभी में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं हम उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान के तेजी से आगे हुए बढ़ते हुए राज्यों में हमारी गिनती हो रही है, हमारी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती हो रही है। अभी अभी देश के नीति आयोग के द्वारा जो देश की एक रैंकिंग निकाली गई है, इंडेक्स निकाला गया है कि कौन सा राज्य विकास के मामले में कितनी प्रगति कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको जानकर खुशी होगी कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया है। भाइयों बहनों, पहले नंबर पर हमारा नाम आया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने सफलता प्राप्त की है। एक वर्ष में 4.4% की कमी लाकर हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमने एक वायदा जो 2022 के चुनाव में
देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य नागरिकों से किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे। हमने तब यह वायदा किया था कि ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। योग और अध्यात्म से पूरी तरह से इसका नाता है। यहाँ का प्रत्येक परिवार से सेना से नाता है। कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने उस एक्ट को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी हम इसी माह प्रदेश के अंदर ये गौरव देवभूमि के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है कि देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है, मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और जहां से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी निकली है। सबके लिए एक समान कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर नकल का अध्यादेश लागू किया है। पिछले 3 वर्षों में हमने 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवाओं को, हमारे भाई बहनों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरियां प्राप्त करने में हमने सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक में भी नकल का मामला नहीं आया। हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। भाइयों बहनों, जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ अन्याय करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके साथ हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि के जो सांस्कृतिक मूल्य है, देवभूमि की जो डेमोग्राफी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमने कई कठोर कदम उठाए हैं। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ था, भाइयों बहनों, उस कब्जे से, उस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी देवभूमि को हमने किया है। प्रदेश में हमने प्रदेश में हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोकने का सख्त कानून बनाया है। अब कोई दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इतना ही नहीं, सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाई है, जो देवभूमि की पवित्रता और इसकी संस्कृति की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा है उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, और थूक जिहाद जैसी जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, इसके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एक दिन पहले कुछ गोकशी करने की घटनाएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं और गोकशी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हमारी प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके अलावा हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि देवभूमि की भावनाओं के अनुरूप हम प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी एक सख्त भू कानून भी लागू करने वाले हैं। जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीनें खरीदी हैं, उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो जमीनें नियम विरुद्ध जिनका भू उपयोग जिस कारण से लिया गया है, जिस कारण से जमीनें खरीदी गई हैं, अगर नहीं करेंगे तो सारी की सारी सरकारें, सारी जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी, सारी संपत्ति सरकार में मिला दी जाएगी। भाइयों बहनों, ऋषिकेश के विकास के लिए भी हमने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से, 1800 करोड़ की अधिक लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का हम प्रयास किया है। हम विभिन्न सड़कों के निर्माण से यहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ, ऋषिकेश, भानियावाला, जोलीग्रांट, ऋषिकेश, देहरादून जैसे मार्गों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के यातायात को सुगम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो जाम लगता है उसके लिए भी हमारे मंत्री जी, विधायक जी आपके लगातार प्रयास करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। साथ ही हमने ऋषिकेश के नागरिकों के हितों में
भवन कर में छूट देकर आर्थिक राहत देने का भी प्रयास किया है। हमने बैक टू वंडर पार्क का निर्माण कर संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही क्षेत्र के निवासियों के लिए कई पार्कों का सौंदर्यीकरण भी कराया है। हम 85 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी यहाँ करा रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ ही 183 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। वर्तमान क्षेत्र में सुगम जल आपूर्ति के लिए 557 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं गतिमान है। इतना ही नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं उसमें